नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का सर्वोच्च न्यायालय और पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैं आपको कहाँ तक समझा चुका था? अनुच्छेद 128 तक मैं समझा चुका था सुप्रीम कोर्ट में, और लिखा मैंने थोड़ा सा आगे दिया था। तो आज पहले तो एक रिवीजन 1-2 मिनट का हो जाए अनुच्छेद 128 तक, फिर उसके बाद समझना शुरू करेंगे। बताइए अनुच्छेद 124(1) में क्या है? स्पीड से आंसर देना चाहिए बढ़िया विद्यार्थियों को। भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इनकी संख्या का निर्धारण कौन करता है? संसद कानून बनाकर करती है। प्रारंभ में कितने थे? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 अन्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में कितने हैं? 1 + 33, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में जो संख्या का निर्धारण हुआ है, जो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है, ये कब बढ़ाई गई है? अगस्त 2019 में बढ़ाई गई है। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने के लिए संसद को संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होती है क्या? संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में है? 124(2। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, सामान्यतः यह परंपरा का विषय है कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा संविधान में लिखा नहीं है कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। समझ गए? परंपरा का विषय है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो किसके परामर्श से करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है तो यह परामर्श बाध्यकारी है या केवल सलाहकारी है? इसके संबंध में 4 जजेज केस आए हैं। न्यायालय ने 4 निर्णय दिए हैं, न्यायिक निर्णय, जजेज केस आए हैं। ठीक है, इन्हीं में एक व्यवस्था अस्तित्व में आई थी, कॉलेजियम व्यवस्था, जो कि संविधान के अनुच्छेदों में उसका स्थान नहीं है, लेकिन यह न्यायपालिका की कार्यप्रणाली से व्यवस्थित हुई एक व्यवस्था थी। ये चीज हम समझ चुके हैं पिछली क्लास में। तो प्रथम जजेज केस अस्तित्व में कब आया बताइए? 1982 में। इसमें मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली सलाह कैसी होगी? क्या निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने? बाध्यकारी नहीं है। प्रथम जजेज केस में डिसीजन था मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाला परामर्श बाध्यकारी नहीं है। द्वितीय जजेज केस कब अस्तित्व में आया? 1993। इसमें क्या निर्णय दिया? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श बाध्यकारी है। समझ गए? और इसी के अंतर्गत कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आ गई थी। द्वितीय जजेज केस 1993। मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति को परामर्श देगा, वो परामर्श अन्य 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह करके देगा। समझ गए? तो 1+2 का मामला था। एक का मतलब मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति को परामर्श दे रहा है, और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह करके वो राष्ट्रपति को परामर्श देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। तृतीय जजेज केस कब अस्तित्व में आया? 1998 में। इसमें क्या निर्णय आया? कॉलेजियम शब्द का प्रयोग तृतीय जजेज केस में हुआ है। कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में द्वितीय जजेज केस में आई है। ये अंतर है। समझ गए? ठीक है, तृतीय जजेज केस में कॉलेजियम शब्द का प्रयोग हुआ है और कॉलेजियम व्यवस्था का विस्तार हुआ है। अब उसको 1+2 की बजाय 1+4 में कन्वर्ट कर दिया गया। एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं कॉलेजियम में। इनकी रिपोर्ट के आधार पर, इनके परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है। कॉलेजियम के परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है। लेकिन कॉलेजियम में जो निर्णय लिए जाते हैं, ये बहुमत से लिए जाना जरूरी है क्या? बहुमत से निर्णय नहीं लिए जाते, आपसी सहमति से लिए जाते हैं। एक एक शब्द अपने आप में की पॉइंट है, इसको ढंग से समझ लेना, कंसेप्ट क्लियर कर लेना। कॉलेजियम में मान लो 1+4 न्यायाधीश हैं। 3 न्यायाधीश किसी निर्णय पे पक्ष में हैं और 2 विपक्ष में हैं।
और मुख्य न्यायाधीश मान लो पक्ष में है, तो वह राष्ट्रपति को ऐसी सिफारिश नहीं कर सकता है। और मान लो उसने ऐसी सिफारिश की जिस पर अन्य न्यायाधीश सहमत नहीं है, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्यकारी भी नहीं है, बाध्य भी नहीं है। समझ गए? तो कॉलेजियम में लिए जाने वाले निर्णय आपसी सहमति पर आधारित होते हैं। किस पे आधारित नहीं होते? बहुमत पर आधारित नहीं होते। यहां तक कंडीशन क्लियर? चलो ठीक है। चतुर्थ जजेज केस कब आया? 2015 में आया था चतुर्थ जजेज केस। क्यों आया? 14 में कोई घटना घटी है। कौन सी घटना घटी है? 99वां संविधान संशोधन 2014 सरकार ने किया और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया, कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर दिया। न्यायालय को यह नागवार गुजरा और उसने अपने चतुर्थ जजेज केस 2015 में 99 में संविधान संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के अंतर्गत सरकार का एक विधि मंत्री भी बैठ रहा था, और जो 2 विधि विशेषज्ञ जो बैठ रहे थे, जो मैंने डिटेल में पढ़ाया पिछली क्लास में आपको, उन विधि विशेषज्ञों का जो चयन किया जाना था वो ऐसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया जाना था जिसमें प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता भी शामिल था। तो मतलब कार्यपालिका का भी दखल हो गया न्यायपालिका पे। तो न्यायपालिका पर कार्यपालिका के बढ़ते हुए हस्तक्षेप के कारण न्यायपालिका ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द कर दिया, इस चतुर्थ जजेज केस में ही दिए गए निर्णय के अंतर्गत। तो एग्जामिनर एक अच्छा वाला सवाल ऐसा पूछ सकता है कि 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को कौन से जजेज केस में न्यायपालिका ने रद्द कर दिया था? चतुर्थ जजेज केस 2015। और कॉलेजियम व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया गया था। तो यह कॉलेजियम व्यवस्था हो गई आपकी, अनुच्छेद 124(2) भी हो गया। कॉलेजियम व्यवस्था अनुच्छेद 124(2) में नहीं है, लेकिन 124(2) में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो उस प्रक्रिया में व्यवहार के स्तर पर जो एक कार्य प्रणाली विकसित हुई थी कॉलेजियम, उसको साथ में पढ़ा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलेजियम व्यवस्था अनुच्छेद 124(2) में है। क्या कॉलेजियम व्यवस्था संवैधानिक है? संविधान के अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है जी। अब बताओ आगे अनुच्छेद 103 में क्या है? अरे 124(3) में क्या है? देख के बता दो, कोई बात नहीं, याद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की अर्हता या पात्रता। अर्हता या पात्रता। अच्छा बताओ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष तक पद धारण करते हैं? अगर वो अपना इस्तीफा देंगे तो किसको देंगे? ठीक है। 124(3) में उनकी अर्हता या पात्रता का प्रावधान है। भारत का नागरिक हो और 3 बातें हैं, तीनों में से कोई सी भी एक हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। पहली बात कौन सी? कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय या कुछ उच्च न्यायालयों का लगातार न्यायाधीश रह चुका हूं। कम से कम या अगर ये नहीं है तो दूसरी वाली बात हो जाए, कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालयों का अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। बात समझ में आ गई? ठीक है। 124(4) में क्या है? हाँ भाई अब पक्की ठंड आ गई अलवर में, अब तय हो गई है साहब। क्यों? जैन साहब जिस दिन ये जैकेट पहनने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि अब ठंड आ गई है। ठीक है चलिए, तो नहीं बना। चलिए 124(4) बता दो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को बर्खास्त करने की प्रक्रिया क्या क्या है भाई बताओ। चलो लास्ट वाला लड़का पूरा बोल दे, आज तुम्हारा भी लिटमस टेस्ट हो जाएगा नॉलेज का। 124(4) को पूरा बोल दो, जल्दी बोलो, मुझे टॉपिक आगे बढ़ाना है। मैं तो पुराना रिवाइज करा रहा हूं तुम्हें। पहले तो ये बताओ, पद से हटाने का आधार क्या है? पद से हटाने का, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को बर्खास्त करने का आधार क्या है, या पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस आधार पर लाई जाती है? साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। ठीक है भाई। दोनों सदनों में आ सकती है। लोकसभा में कम से कम कितने सदस्य लेके आते हैं? 100 सदस्य। राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य। समझ गए? फिर जिस सदन में आएगी उस सदन का जो पीठासीन अधिकारी होगा वो एक न्यायिक कमेटी का गठन करेगा। वो कमेटी उस पर लगे आरोपों की जांच करेगी और उसी सदन में अपनी रिपोर्ट देगी। फिर उस रिपोर्ट पर मतदान होगा। अगर दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित हो जाए
और उसी सत्र में जब वह दोनों सदनों से पारित होने के बाद वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास चला जाए, तब राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को बर्खास्त कर देगा। और यही प्रक्रिया हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भी पद से हटाने की है। बात समझ में आ गई? 124(6) में क्या है? 124(6) क्या? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 124(6). किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? 124(7) में क्या है बताइए, बता दो। ठीक है, ठीक है, चलिए। सुप्रीम कोर्ट में, अरे बिल्कुल, क्या जवाब दिया है, मान गया भाई मैं आपको। छोटी मोटी बात है कि सवाल का जवाब दे दिया, चल देख के ही दिया उसने कॉपी में, कम है ये, सवाल का जवाब दिया है। ठीक है, 124(7) सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहा हुआ व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद देश के किसी भी न्यायालय में वकालत का कार्य नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। 125 में क्या है बताइए? न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद विधि बनाकर करती है। अनुच्छेद 126 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान। देखो याद करने का तरीका, सबसे पहले अनुच्छेद के हिसाब से हेडिंग पकड़ लो, हेडिंग पकड़ते ही आधा झंझट खत्म। उसके बाद फिर उसकी डिटेल अपने आप आई जाती है पढ़ने के बाद। जैसे अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति, अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश, अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ऐसे पकड़ते हैं चीजों को, फिर डिटेल में अपने आप आ जाते हैं वो। तो 125 में वेतन भत्ते आपने पढ़ लिया, 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति। बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो जाए तो राष्ट्रपति किसी अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश को उसकी अनुपस्थिति के समय तक कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त करता है। बात आ गई समझ में? अनुच्छेद 127 बताओ। हाँ भाई बताओ। ये बात मेरे बोलने के बाद ही समझ में क्यों आती है, पहले क्यों नहीं आती? 127 में क्या है बताओ? तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भाई? सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। क्यों जरूरत पड़ती है तदर्थ न्यायाधीशों की? जरूरत क्यों पड़ती है तदर्थ न्यायाधीशों की? सुप्रीम कोर्ट के किसी सत्र को चलाने के लिए अगर न्यायाधीशों की गणपूर्ति या कोरम नहीं हो रहा हो, कम पड़ रहे हो मतलब न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर कुछ न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। अब वो न्यायाधीश कहाँ से बुलाए जाएंगे? हाई कोर्टों से बुलाए जाएंगे, उच्च न्यायालयों से बुलाए जाएंगे। लेकिन उनको बुलाने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करता है। भाई जिस उच्च न्यायालय से बुलाया जा रहा है उसके मुख्य न्यायाधीश से भी तो बात करेगा कि तुम्हारे यहाँ पे पर्याप्त न्यायाधीश हैं कि नहीं है। अब वो कह देगा उच्च न्यायालय वाला, हाँ साहब है, काम चल रहा है, पर्याप्त है, तो बने यार 2 न्यायाधीशों की जरूरत पड़ रही है, ले भेज दो वहां से। समझ गए? ये तदर्थ न्यायाधीश वेतन भत्ते सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसे ही प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके बाद भी ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं समझे जाएंगे, क्योंकि ये तो एक टेम्परेरी व्यवस्था थी। ठीक है भाई? अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जा सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 128 के तहत। 128 में सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। अच्छा भाई, सुप्रीम कोर्ट में मान लो न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ रही है, तो सबसे पहला उपाय तो यह है कि तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर लो हाई कोर्टों से बुला के। लेकिन मान लो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति भी ले ली, लेकिन जब संबंधित राज्य के हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों से उसने संपर्क किया तो उनमें ही न्यायाधीश कम पड़ रहे हैं कि साहब हमारे पास तो फालतू नहीं है भेजने के लिए। तो फिर अगला ऑप्शन क्या आएगा कि भाई जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको बुला लो। तो जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ है उसको तो सीधे बुला सकता है, क्योंकि उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता थी, वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में काम कर चुका था। लेकिन जो मान लो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए वाले भी नहीं मिल रहे, तो भाई हाई कोर्ट से रिटायर हुए वालों को बुला लो। लेकिन हाई कोर्ट से रिटायर हुआ वही न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हो सकता है जो रिटायरमेंट के समय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता था। और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अधिकतम 2 वर्ष तक नियुक्त किया जा सकता है। और एक चीज और सुन लो, तदर्थ न्यायाधीश भी
वही सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हो सकता है हाई कोर्ट से ले जाके जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यहां तक मैं आपको समझा चुका था, लिखा चुका था, पढ़ा चुका था, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 129 देखें। अब हम यहां से आगे क्लास लेते हैं। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 क्या है भाई? इसमें सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, अभिलेख न्यायालय होना, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की सख्ती, ये दो की पॉइंट पकड़ना, इन पे सवाल जाता है। अवमानना की सख्ती मतलब सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय की अगर किसी ने अवमानना की ना तो सुप्रीम कोर्ट उसको दंडित कर सकता है। ये दो पॉइंट पकड़ो। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है या अभिलेख न्यायालय होगा किस अनुच्छेद के अनुसार? क्या होता है अभिलेख न्यायालय? अभिलेख न्यायालय का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों के लिए न्यायिक नजीर का काम करेंगे, न्यायिक नजीर या कानून का काम करेंगे। इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। एग्जामिनर बड़े सरल भाषा में तुमसे सवाल पूछेगा, बार बार पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है किस अनुच्छेद के अनुसार? 129 के अनुसार। एक दूसरी बात और 129 में कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की सख्ती, मतलब सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना की स्थिति में दंड देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया और वो निर्णय किसी ने स्वीकार नहीं किया, एक तो क्या है निर्णय को स्वीकार नहीं करना, और एक क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाना। तो अवमानना दोनों प्रकार की है, सिविल अवमानना और दूसरी आपराधिक अवमानना। दोनों प्रकार की अवमानना की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट दंड देने की शक्ति रखता है किस अनुच्छेद के अनुसार? तो जब कभी भी आप अनुच्छेद 129 को याद करोगे, ये दो की पॉइंट पकड़ लेना, एग्जामिनर सवाल यहां रखता है, समझ गए? अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय का स्थान। सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय का स्थान कहां पर है भाई? स्थान से संबंधित है, स्थान की पॉइंट है। वैसे तो स्थान कहां पर है इसका? दिल्ली। लेकिन क्या एग्जामिनर अगर यह सवाल डाले कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली में है और दिल्ली के अतिरिक्त इसे अन्य कहीं स्थापित नहीं किया जा सकता है, यह लाइन सही है या गलत है? गलत। भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश किससे अनुमति? पूर्वानुमति। इसमें राष्ट्रपति का अनुमोदन शब्द का जिक्र है संविधान में। राष्ट्रपति से अनुमोदन करने के पश्चात, कहने का मतलब यह है कि कंसेंट किससे लेगा? राष्ट्रपति से। और नियुक्त स्थान का निर्धारण कौन करेगा? अब एग्जामिनर दो सवाल डालेगा, देश में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के स्थान का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करता है, एक लाइन। दूसरी लाइन, देश में सुप्रीम कोर्ट के स्थान का निर्धारण भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन करने के पश्चात करता है। कौन सी लाइन सही है? सेकंड लाइन सही है। इस चीज को जरूर ध्यान रख लेना, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हो चाहे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, ये दोनों लाइन आपको हमेशा मिलेंगी कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करता है। दूसरी लाइन, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति से लेकर करता है। दोनों लाइन एकदम कंफ्यूज कर देंगे पेपर में, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? वहां बिल्कुल घूमता है दिमाग। तो अब मैंने तुमसे डिस्कस कर लिया कि जब जब भी ये सवाल आता है 50-50 पे प्रायोरिटी चली जाती है, अगर रिसेंटली फेरा हुआ नहीं है स्टूडेंट का। लगता है सही है ना यार, सुप्रीम कोर्ट मुख्य वो राष्ट्रपति करता होगा, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति भी तो राष्ट्रपति करता है।
जबकि तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है, राष्ट्रपति नहीं करता। राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर। ठीक है, सही। स्थान का निर्धारण कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश ही करेगा, राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात। राष्ट्रपति का अनुमोदन होना जरूरी है उस प्रस्ताव पर कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थान है उसको अब हम यहाँ की बजाय यहाँ स्थानांतरित करते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जो क्षेत्रीय पीठ हैं उनका निर्धारण भी कौन से अनुच्छेद में होता है? 130 के अंतर्गत ही होता है। समझ गए? वो भी कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश ही करता है। अब क्या पूछ रहे हो बताओ? ठीक है, चलो ठीक है, आगे लिखिए। अब अगला है आपका सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। हाँ जी साहब, पहला क्षेत्राधिकार है आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और ये है अनुच्छेद 131 में भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, नाम से ही जाहिर है आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कि ऐसे मुकदमे या ऐसे केस या ऐसे वाद जो कि शुरुआत में केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अलावा भारत के किसी भी अन्य न्यायालय में नहीं जाएंगे, जिनकी सुनवाई हो ही सुप्रीम कोर्ट में सकती है, वो आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो एग्जामिनर पहला पॉइंट तो यही पकड़ता है सवाल का कि सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है? 131 में आता है। ठीक है, अब वे मामले कौन से होते हैं जो शुरुआत में केवल सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अन्य न्यायालयों में नहीं जा सकते? अगर दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाए या केंद्र और अन्य राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, या एक तरफ केंद्र है और कुछ राज्य हैं और दूसरी तरफ कुछ और राज्य हैं, इनमें विवाद हो जाए, मतलब राज्यों के मध्य आपस में होने वाला विवाद, या केंद्र और राज्यों के बीच में होने वाला विवाद, या एक तरफ केंद्र और कुछ राज्य हैं और दूसरी तरफ कुछ अन्य राज्य हों, उनके बीच में होने वाले विवाद। समझ गए? अंतर्राज्यीय विवाद। ओके, ये प्रारंभिक रूप से केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में भी नहीं जाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कैसा क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक या आरंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक है, अब एक और आता है यहां पर समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब बात बताएंगे, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये है अनुच्छेद 32 में। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार समझिए क्या चीज है। अनुच्छेद 32 क्या चीज है? तुमने मूल अधिकार पढ़े हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है कि नहीं करता है? तो मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में कोई व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। लेकिन अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, क्योंकि आरंभिक या प्रारंभिक की शर्त यह है कि मामला शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में ही आना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। लेकिन मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में केवल एक शर्त पूरी हो रही है कि अनुच्छेद 32 के तहत मामला शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य कोर्ट में नहीं जा सकता, यह शर्त पूरी नहीं हो रही, क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में हाई कोर्ट में भी तो जा सकता है। इसलिए इसको समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा गया है। तो एग्जामिनर आपसे 2 सवाल पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन से अनुच्छेद में? 131। सुप्रीम कोर्ट का समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन से अनुच्छेद में? 32। तो अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक क्षेत्राधिकार में आता है क्या?
नहीं आता। समवर्ती आरंभिक नाम है इसका। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो आरंभिक या प्रारंभिक में कौन से केस आएंगे? जो शुरुआत में सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अन्य जगह पर। लेकिन इस आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के कुछ अपवाद हैं, जैसे अंतरराज्यीय जल विवाद। जल विवाद जो हो रहे हैं उनके केस शुरुआत में कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं क्या? नहीं जाते। अरे जल विवाद, उनके लिए संसद अलग से न्यायिक न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल का गठन करती है उन विवादों का निपटारा करने के लिए। तो एग्जामिनर एक सवाल पूछता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के विवाद हैं जिनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट नहीं करता? समझ गए? तो उनकी एक लिस्ट है जो मैंने आपको नोट्स में लिखाई है। देखो, संविधान पूर्व के किसी संधि समझौते या करार से संबंधित विवाद। अगर कोई संधि समझौता या करार किसी राजा महाराजा के साथ या किसी अन्य संस्था के साथ संविधान लागू होने से पहले से ही हुआ पड़ा है, तो संविधान लागू होने से पहले के कोई संधि समझौते या करार हैं किसी भी राजा महाराजा के साथ, किसी भी संस्था के साथ, उनसे संबंधित अगर कोई विवाद आता है तो उसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट करता है कि नहीं करता? उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन से केसों की सुनवाई नहीं हो सकती है, उनकी एक लिस्ट है, और वो लिस्ट आपको आनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ये सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से वाद हैं जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती है। समझ गए? तो इनकी हो सकती है क्या? संविधान पूर्व के किसी संधि समझौते और करार से संबंधित विवाद। यदि किसी समझौते अथवा संधि में पहले से यह प्रावधान हो, कोई भी संधि या समझौता कभी हुआ हो और उसमें पहले से यह प्रावधान हो कि इसमें विवाद की स्थिति पर इसका न्यायिक क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, तो उसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती। अंतरराज्यीय जल विवादों का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? अगला आपने लिखा है वित्त आयोग को सौंपे गए मामले। वित्त आयोग को सौंपे गए जो मामले हैं, इनसे संबंधित भी अगर कोई विवाद आ जाता है तो उसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती। और किन किन की हो सकती है ये तुमने पढ़ लिया आरंभिक क्षेत्राधिकार में। दूसरा क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसको मैं लिखा रहा था कल शायद, है ना? पूरा नहीं लिखाया। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार 132 कौन से अनुच्छेद में? ये 132। दूसरा दीवानी या सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार कौन से अनुच्छेद में? 133। और 134 में वो है आपराधिक अपीलीय। नहीं, दीवानी 133 में, 32 में क्यों है? यस, 133। और तीसरा है फौजदारी या आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये 134 में। फौजदारी या आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार 134 में। तो इसका सरल भाषा में मतलब समझ लो। यहां मैं आपको 4 की पॉइंट पकड़ाऊंगा और आपका सवाल हिट हो जाएगा पेपर में और किताब में, और अगर उनमें आप पढ़ोगे तो थोड़े उलझोगे भी। सरल भाषा में जान लो अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है। हाई कोर्ट ने अगर किसी मुद्दे पर कोई निर्णय दिया, उस निर्णय के विरुद्ध अपील जो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है वह सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार कहलाता है। हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील अगर सुप्रीम कोर्ट में की जाती है तो वह सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार कहलाता है। अब ये अपीलीय क्षेत्राधिकार कितने प्रकार का होता है? पहला है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन सा अनुच्छेद में है? 132। सन जरूर याद कर लेना।
आरंभिक या प्रारंभिक 131 में है, फिर अपीलीय 132, 133, 134। 132 में संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। मान लो कोई ऐसा, किसी ऐसे बिंदु पर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है जिसमें संविधान की सारवान व्याख्या का प्रश्न निहित है। संविधान की स्पष्ट व्याख्या या संविधान की सारवान व्याख्या का प्रश्न निहित है, तब हाई कोर्ट के ऐसे निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार है। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार कैसे बिंदु पर हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में होता है, जिसमें संविधान की सारवान व्याख्या का प्रश्न निहित है। समझ गए? ठीक है। दीवानी या सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार। किसी दीवानी या सिविल मामले पर, दीवानी या सिविल मैटर्स पर हाई कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया है, तब उस निर्णय के विरुद्ध जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है वो दीवानी या सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार है। तीसरा है फौजदारी या आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। फौजदारी में मर्डर, मारपीट, ये वाले केस आते हैं कि किसी फौजदारी या आपराधिक केस पर हाई कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया है उसमें हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है तो इसको फौजदारी या आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार बोला जाता है। एग्जामिनर इनकी व्याख्या तुमसे ओरली नहीं करवाएगा, लिखित में भी नहीं करवाएगा, तुम कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी नहीं दे रहे जैसे IAS मेंस या RAS मेंस टाइप का। तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हिट करनी है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा में सिंपल पॉइंट याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार आरंभिक या प्रारंभिक 131, समवर्ती आरंभिक 32, अपीलीय क्षेत्राधिकार 100, संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। 3 शब्द पकड़ना, संवैधानिक, दीवानी या सिविल, और तीसरा फौजदारी 132, 133 और 134। यहां तक बात समझ में आ गई? अगला एक और अपीलीय क्षेत्राधिकार है, विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार। विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार। इस शब्द को ऐसे कैसे पकड़ना और इस अनुच्छेद को भी ऐसे कैसे ही पकड़ना। तुम्हें तीसरा शब्द नहीं पकड़ना, तुम्हें सिर्फ 2 शब्द पकड़ने हैं, एक तो विशिष्ट अपीलीय और एक अनुच्छेद 136। जब जब भी ये सवाल पूछा गया है पास्ट में, चाहे वो IAS में पूछा गया है, सिविल सर्विसेज में, प्रोफेसर, नेट, JRF, कहीं पे भी एक सिंपल सवाल आया है और एक सिंपल जवाब गया है कि सुप्रीम कोर्ट का विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार कौन से अनुच्छेद में है। या तो ये भाषा आई है अनुच्छेद 136, या एक ये भाषा आई है कि सुप्रीम कोर्ट किसी विशेष केस में या वाद में अपील की विशेष इजाजत प्रदान करता है। अपील की विशेष इजाजत, या तो विशेष इजाजत शब्द का प्रयोग होगा या विशिष्ट अपीलीय होगा। मतलब बिना विशेष शब्द के या विशिष्ट शब्द के ये सवाल पूछा ही आज तक के इतिहास में न पूछा गया है, ना भविष्य में कहीं पूछा जाएगा। ये की पॉइंट है यहाँ का। तो कौन सा अनुच्छेद आंसर आ जाएगा? केस विशेष में सुप्रीम कोर्ट अपील की विशेष इजाजत प्रदान करता है। फिर वो संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी, ये मैटर नहीं रहता, वो डिपेंड सुप्रीम कोर्ट पर करेगा कि वो अपील की विशेष इजाजत प्रदान करे या नहीं करे। तो विशेष इजाजत जैसे ही शब्द आएगा कौन सा अनुच्छेद चला जाएगा? ये मुझे लगता है मैंने लिखाया नहीं अभी आपको, है ना। अब यहां से आगे तुम लिखना शुरू कर दो, फिर समझाऊंगा। हाँ चलो ठीक है, फौजदारी से लिखो। तो हम लिख रहे थे अपीलीय क्षेत्राधिकार, और अपीलीय क्षेत्राधिकार में आप 2 प्रकार के अपीलीय क्षेत्राधिकार लिख चुके थे, संवैधानिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार और दीवानी या सिविल मैटर्स में अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है। तीसरा लिखिए, आपराधिक या फौजदारी, आपराधिक या फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार। आपराधिक या फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार। लिखो इसमें, यदि उच्च न्यायालय ने यदि किसी उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मौत की सजा दी है,
मौत की सजा दी है या उम्र कैद या उम्र कैद या 10 वर्ष की सजा सुनाई है। मौत की सजा दी है या उम्र कैद या 10 वर्ष की सजा 10 वर्ष की सजा सुनाई है। उम्र कैद या 10 वर्ष की सजा सुनाई है तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। यह आपराधिक या फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार है। आपराधिक या फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अब 1 मिनट के लिए एक चीज और समझो। सुप्रीम कोर्ट के जो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार पड़े ना अपने 132, 133 और 134 अनुच्छेद में, 132 में संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, 133 में दीवानी या सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार और 134 में फौजदारी या आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो ये होता क्या है, मान लो हाई कोर्ट इन तीनों ही विषयों में निर्णय देते हैं, निर्णय के साथ साथ वो व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र भी देते हैं कि अगर आप चाहो तो हमारे निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। समझ गए? उस बेस पे व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में फिर अपनी अपील करता है हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध। तो एक लाइन और लिख लो, एक लाइन छोड़ के, अनुच्छेद 134A, अनुच्छेद 134A लिखो। इसके तहत उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय संवैधानिक दीवानी, संवैधानिक दीवानी फौजदारी, फौजदारी आपराधिक की बात होती है, कोष्टक में लिख लेना। संवैधानिक और दीवानी और सिविल एक ही बात होती है। संवैधानिक दीवानी या सिविल और आपराधिक या फौजदारी। ठीक है। विषयों से संबंधित निर्णय में संबंधित व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र भी देते हैं। लिख लिया? चलो अब एक पॉइंट और लिख लो, एक लाइन छोड़ के। सुप्रीम कोर्ट का विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार, विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार डैश डाल दो, कोष्टक में लिख दो अनुच्छेद 136, विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 136 लिखो इसमें डैश डाल के। उच्चतम न्यायालय अपने विवेक के अनुसार, उच्चतम न्यायालय अपने विवेक के अनुसार
भारत राज्य क्षेत्र में स्थित, भारत राज्य क्षेत्र में स्थित, भारत राज्य क्षेत्र में स्थित किसी न्यायालय अथवा भारत राज्य क्षेत्र में स्थित किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा, भारत राज्य क्षेत्र में स्थित किसी न्यायालय अथवा अधिकरण, ट्रिब्यूनल, अधिकरण द्वारा दिए गए किसी निर्णय, दिए गए किसी निर्णय, दिए गए किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध, दिए गए किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध, या आदेश के विरुद्ध अपील करने की अनुमति दे सकता है। किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील करने की अनुमति दे सकता है। लिख लिया? पैराग्राफ बदलिए और कोष्टक में लिख लें, चाहे पैराग्राफ में लिख लें, लेकिन लेकिन सैन्य न्यायालय का केस सैन्य न्यायालय का केस तथा कोर्ट मार्शल का केस, कोर्ट मार्शल का केस अब यहां पे पैराग्राफ, यहां पे लिखो पैराग्राफ बदल के कि यह सुप्रीम कोर्ट की विवेकानुसार शक्ति है, यह सुप्रीम कोर्ट की विवेकानुसार शक्ति है, विवेकानुसार शक्ति है, इसका अधिकार के रूप में, इसका अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता, अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। दावा नहीं किया जा सकता। एक चीज और समझ लो, कोर्ट मार्शल की सजा को कौन समाप्त कर सकता है? राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको नहीं समाप्त कर सकता कोर्ट मार्शल की सजा को। सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई सजा के विरुद्ध यद्यपि व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील तो कर सकता है, लेकिन अगर कोर्ट मार्शल की सजा दे दी गई है तो कोर्ट मार्शल की सजा को सुप्रीम कोर्ट माफ नहीं कर सकता है, उसे राष्ट्रपति माफ कर सकता है। और दूसरे, अपील की विशेष इजाजत प्रदान करना सुप्रीम कोर्ट का स्वविवेक का अधिकार है, वो किसी व्यक्ति का अधिकार या दावा नहीं है। अगर वो मना कर देता है तो मना कर देता है। तो हमने पढ़ी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अधिकार कौन कौन से? आरंभिक, अपीलीय, प्रारंभिक, मतलब सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार पढ़ रहे हैं, आरंभिक या प्रारंभिक हो गया, दूसरा अपीलीय हो गया, तीसरा लिखिए परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। पहला तो आरंभिक क्षेत्राधिकार पढ़ा था, दूसरा अपीलीय पढ़ा था। अब अपीलीय में ये जितने प्रकार के अपीलीय हैं वो लिखा दिए। तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार या सलाहकार क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। तीसरा क्षेत्राधिकार है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार या सलाहकारी क्षेत्राधिकार। कोष्टक में डाल देना 143। देखो 136 क्या है? सुप्रीम कोर्ट का विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार है। देश के किसी भी न्यायालय ने या किसी भी अधिकरण ने कोई भी निर्णय दिया या कोई भी आदेश दिया, समझ गए? कोई जरूरी नहीं वो हाई कोर्ट ही हो, नीचे का भी कोई भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की विशेष इजाजत प्रदान करेगा। और जो 132, 33 और 34 थे ना,
उनमें हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा रही थी। उनमें हाई कोर्ट एक प्रमाण पत्र दे रहा था व्यक्ति के लिए कि आप जाओ और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर लो। विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार में ऐसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का स्वविवेक का अधिकार है, समझ गए। और 132, 33 और 34 में क्या हो रहा था, हाई कोर्ट निर्णय दे रहा था और हाई कोर्ट व्यक्ति को सर्टिफिकेट भी दे रहा था कि जाओ सुप्रीम कोर्ट हमारे निर्णय के विरुद्ध। 136 में ऐसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थिति पे स्वयं स्वविवेक से उसको अपील की विशेष इजाजत प्रदान करता है, ठीक है। अब वो कौन से निर्णय के विरुद्ध नहीं कर पाएगा, बाध्यकारी नहीं है। कोर्ट मार्शल की अगर सजा दे दी है तो उसमें आपने पढ़ाई है कि भारत में केवल एकमात्र सत्ता राष्ट्रपति है जो उसको खत्म कर सकता है। हाँ भाई, अब सलाहकारी क्षेत्राधिकार इसको लिख लो, परामर्शदात्री या सलाहकारी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143, पहले डिटेल लिख लो फिर समझेंगे। लिखो, राष्ट्रपति की न्यायालय से राष्ट्रपति की न्यायालय से राष्ट्रपति की न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, परामर्श करने की शक्ति, लिखो डैश डाल के। इसके दो प्रकार हैं या इसकी दो श्रेणियां हैं, इसके दो प्रकार हैं या इसकी दो श्रेणियां हैं। पहला सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर, सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर, सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर। दूसरा, किसी संविधान पूर्व संधि समझौते, किसी संविधान पूर्व संधि समझौते, संधि समझौते संविदा आदि मामलों पर, संविदा आदि मामलों पर विवाद के उत्पन्न होने पर, ठीक है भाई। अब पैराग्राफ बदलो। यदि मामला सार्वजनिक महत्व का है, यदि मामला सार्वजनिक महत्व का है तो उच्चतम न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और इनकार भी कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और इनकार भी कर सकता है। लिख लिया। जबकि अगर मामला संविधान पूर्व संधि समझौते या संविदा से संबंधित है, संधि समझौते या संविदा से संबंधित है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना परामर्श देना अनिवार्य है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को
अपना परामर्श देना अनिवार्य है। पैराग्राफ बदल दें। लेकिन दोनों ही स्थितियों में, लेकिन दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में उच्चतम न्यायालय का मत, दोनों ही स्थितियों में उच्चतम न्यायालय का मत केवल सलाह होती है। उच्चतम न्यायालय का मत केवल सलाह होती है, राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। केवल सलाह होती है, राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। लिख लिया? अब इसको समझ लो। राष्ट्रपति की तीसरी परामर्शदात्री, तीसरी जो सुप्रीम कोर्ट का तीसरा क्षेत्राधिकार है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री या सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ठीक है भाई। और ये कौन से अनुच्छेद में है? 143। इसका मतलब क्या है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। अब वो मुद्दे कौन कौन से हैं? ये दो प्रकार के मुद्दे होते हैं। पहला, अगर कोई मामला ऐसा हो जो सार्वजनिक महत्व का हो, तो यहां पे आप की पॉइंट पकड़ोगे, सार्वजनिक महत्व का मामला। और दूसरा मामला ऐसा होता है जो संविधान पूर्व संधि, समझौते या संविदा से संबंधित होता है। संविधान पूर्व कोई संधि, समझौते या संविदा से संबंधित होता है। अब यहां पर गौर करो, अगर राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कोई परामर्श मांगता है, तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। दोनों तरीके से तो सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, ठीक है। राष्ट्रपति तो दोनों ही मामलों में, चाहे मामला ये है चाहे मामला ये है, स्वीकार कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। राष्ट्रपति तो दोनों कंडीशन में फ्री है। राष्ट्रपति के लिए तो दोनों ही कंडीशन में ये बाध्यकारी नहीं है, उसकी इच्छा पर डिपेंड है। लेकिन सार्वजनिक महत्व के मामले में सुप्रीम कोर्ट भी फ्री है। राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा, सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने या ना देने, दोनों के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अगर मामला संविधान पूर्व कोई संधि, समझौते या संविदा से संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट को अनिवार्य परामर्श देना पड़ेगा। राष्ट्रपति फिर भी उसको मानने के लिए मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। राष्ट्रपति तो दोनों कंडीशन में फ्री है। समझ गए? सुप्रीम कोर्ट बंधा हुआ है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बस ये सुप्रीम कोर्ट के अपील, ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार थे। प्रारंभिक या आरंभिक हो गया, अपीलीय हो गया और परामर्शदात्री हो गया, ठीक है। एक लास्ट लाइन और लिख लो, लिखना चाहो तो एक लास्ट लाइन लिख लो बस। भारतीय संविधान के विपरीत भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के संविधान में, भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के संविधान में, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के संविधान में वहां के उच्चतम न्यायालय के लिए, वहां के उच्चतम न्यायालय के लिए, वहां के उच्चतम न्यायालय के लिए सलाहकारी अधिकारिता का, वहां के उच्चतम न्यायालय के लिए सलाहकारी अधिकारिता का, सलाहकारी अधिकारिता का उपबंध नहीं है। सलाहकारी अधिकारिता का उपबंध नहीं है। लेकिन कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय को
लेकिन कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने की शक्ति प्राप्त है। परामर्श देने की शक्ति प्राप्त है। लिख लिया भाई। देखो सुप्रीम कोर्ट हो गया है आपका कंप्लीट, लेकिन कल मैं एक विशेष टॉपिक लेने जा रहा हूं जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन चूंकि तुम्हें संविधान वाले पीरियड में संविधान को बिल्कुल एंटायर फॉर्म में कंप्लीट ही पढ़ा रहा हूं, तो तुम्हें वो कहाँ काम आ जाएगा। आरएएस की परीक्षा, एसआई की परीक्षा, आईएएस की परीक्षा, कुछ भी अगर आप दे रहे हो तो तीन चीजें आपको जरूर पढ़नी होती हैं। न्यायिक समीक्षा, या आप इसको न्यायिक पुनरावलोकन भी कह सकते हो भाई। न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक सक्रियता, इन पे सवाल जरूर बनते हैं हर परीक्षा में। जनहित याचिका, इनके बिना कोई बढ़िया पेपर सेट नहीं होता, भले ही आपके सिलेबस में हो चाहे आपके सिलेबस में ना हो, कि अगर आप इनको नहीं पढ़ोगे तो आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है। जब कल हम इनको पढ़ चुके होंगे तो उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर एक दिन में हाई कोर्ट और न्यायपालिका कंप्लीट। ठीक है, चलिए भाई। यस यस।